शुमाली बंगाल के शहर सिलीगुड़ी से 185 किलोमीटर दूर रायगंज उत्तर दिनाजपुर का एक खास लोकसभा हलका है। कांग्रेसी गढ़ रहे इस लोकसभा हलके से गुज़िश्ता बार सीपीएम के मोहम्मद सलीम ने कामयाबी हासिल की थी। वहीं इस बार इस लोकसभा हलके में मुकाबला सख्त है। तमाम सियासी जमातों ने अपने मजबूत उम्मीदवारों को इस लोकसभा हलके से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी जहां शुमाली बंगाल के इसी रायगंज हलके से अपने खाता खोलने की तैयारी में है, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने अपने एमएलए को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने दीपा दास मुंशी को मैदान में उतारा है। मुकाबला सख्त है और सियासी जमातों की सियासी घमासान भी जारी है। लेकिन इन सियासी घमासान के बीच आइए देखते हैं क्या कहते हैं वोटर और क्या कुछ मिला रायगंज लोकसभा हलके को। शुमाली बंगाल के 8 पार्लिमानी हलकों में एक रायगंज लोकसभा हलका जो शुमाली दिनाजपुर जिले में वाक़ है, बांग्लादेश और बिहार दोनों की सरहद से मुत्तसिल होने की वजह से मुश्तरका तहजीब व तमद्दुन का हामिल इलाका है। यहाँ बंगला बोलने वालों के साथ हिंदी और उर्दू बोलने वालों की भी अच्छी खासी तादाद है। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले इस इलाके की सियासत में हालिया बरसों में तब्दीली देखने को मिली है। पहले जहाँ जहाँ ये इलाका ऑल इंडिया मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट, इलाके की तरक्की और किसानों की जमीन की हुसूल अराजी के खिलाफ तहरीक का मरकज हुआ करता था, मगर अब इन तमाम इश्यूज पर एनआरसी, हिंदी बनाम उर्दू और दरअंदाजों को निकाल बाहर करने वाले जज्बाती नारे और इश्यूज हावी हो गए हैं। सीपीआईएम के उम्मीदवार और मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद सलीम को इस मर्तबा चौतरफा मुकाबले का सामना है। 2014 में मोहम्मद सलीम ने प्रिया रंजन दास मुंशी की अहलिया व साबिक मरकजी वजीर कांग्रेस लीडर दीपा दास मुंशी को 1634 वोटों से शिकस्त दी थी। 1952 से ही ये इलाका कांग्रेस का गढ़ रहा है, मगर गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान हुकुमरां जमात तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत की है। मोहम्मद सलीम जो लेफ्ट के मजबूत लीडर के तौर पर जाने जाते हैं और बंगाली, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी चारों जबानों में दस्तरस रखते हैं, उनका शुमार पार्लियामेंट में बेहतरीन मुकर्ररीन में होता है। मोहम्मद सलीम का दावा है कि उन्होंने एमपी फंड का 95% इस्तेमाल किया है। पार्लियामेंट में उनकी हाजिरी की शरह 85% है, जबकि उन्होंने 85 मरतबा पार्लियामेंट में बहस में 97 सवाल पूछे हैं। उन्होंने खुद को अवामी लीडर बताते हुए कहा कि अवाम उनसे मुतमईन हैं। कह सकते हैं कि एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर आप सामने आएंगे। सभाना सिर्फ बंगाल, मैं तो समझता हूँ कश्मीर में जब प्लेट गन का मामला होता है उसमें भी मोहम्मद सलीम की आवाज़ लोग सुनते हैं, और अगर केरल में सबरीमला का मामला होता है तो भी मोहम्मद सलीम का इंसाफ का गुहार सुनते हैं। जम्मू में आसिफा का मामला हो या असम में एनआरसी का मामला हो, इसलिए बेशक बंगाल के लोग ज़्यादा टिकेगा, क्योंकि बंगाल का सियासत का मुस्तकबिल भी रायगंज के चुनाव के साथ फैसला करेगा कि असल में लड़ाई लेफ्ट वर्सेस बीजेपी का है और बाकी तमाशा है। और दूसरी तरफ पूरे मुल्क में अगर बीजेपी को रोकना है तो जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल जो फाइट है वो जो लोग धांधली करते हैं, करप्ट हैं, वो नहीं कर सकते। इसलिए वहाँ ईमानदार चाहिए, बेबाक चाहिए और बाअसर चाहिए। रायगंज जो तरक्की है, पब्लिक का जो स्टूडेंट है वो लोग को बेकार आदमी का घुसता नहीं है, बेकार समझता नहीं घुसता है, चाकरी वकरी नहीं मिलता है। जब चाकरी जो ऑर्डर होता है तो उसमें 12 लाख रुपया लेता है, तब भी तो वो आदमी भी चाकरी नहीं मिलता है, टाका ले लेता है, चाकरी नहीं मिलता है। यही इस जगह का बेकार का बहुत समस्या है। बुढ़िया आदमी का जो दरकार है ये सब नहीं देखता है, खाली नोट का काम करता है, यही लोग ही करता है। ये सरकार ठीक नहीं है, इसीलिए अच्छे होना चाहिए, जैसा कुछ भी मिलना चाहिए सरकारी तरफ से। मिलता है घर, कितना पैसा मिलता है, कितना चीज मिलता है, सब चीज हम लोग का कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ भी नहीं दिया, मट्टी के घर में है, कुछ नहीं दिया तो हमको नहीं मिलेगा। अब वोट देते हैं हम, नहीं मिलेगा कुछ। क्या बोलते हैं नेता लोग, क्या बोलते हैं? नेता लोग तो कुछ नहीं बोलता है, तो क्या करेंगे हम। रायगंज में यहाँ इलेक्शन का पोजीशन सही है, यहाँ कोई गड़बड़ी का भी चांस अब तक कुछ नहीं है, सब शांतिपूर्वक हो रहा है यहाँ पे। लेकिन दूसरी में बात है, अब यहाँ पे खड़े होकर जो हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, ये सारे कब्रिस्तान है। हम लोग कब्रिस्तान का हालत इतना बुरा है, यहाँ कोई घेराबंदी कुछ नहीं है,
5 ऊंची दीवार बार कुछ नहीं है। इसलिए जनाजा वनाजा हम लोग जो करते हैं ना, पानी बरसात आता है तो हम लोग को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए आपसे थोड़ा अपील करते हैं कि आगे चल के उन लोगों तक आप बात पहुंचाएं कि इमीडिएट हम लोग को ये 5 ऊंची हो जाए, या हम लोग को यहाँ आने जाने के लिए लोगों को थोड़ा सहूलत हो। रायगंज लोकसभा हलके में कुल 7 असेंबली हलके हैं, जिसमें इस्लामपुर, गवालपोखर, चिकौलिया, किरंदेगी, हेमताबाद, कालियागंज और रायगंज शामिल हैं। 2016 के असेंबली इंतखाब में चूंकि कांग्रेस और बाया महाज ने मिलकर इंतखाब लड़ा था, दोनों ने 7 में से 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 2 सीटों पर कामयाबी मिली। बीजेपी अपना खाता खोलने में भी नाकाम रही थी। रायगंज सरहदी इलाका होने की वजह से यहाँ इंडस्ट्री का कयाम मुश्किल रहा है। बेहतर तालीमी इदारा ना होने की वजह से यहाँ के तलबा को बिहार के किशनगंज का रुख करना पड़ता है। आज़ादी के बाद से जैसे मैं सुनता हूँ, पहले तो आज़ादी के 7 दिन तक वो पाकिस्तान में रहा था। फिर उन लोगों ने कहा कि जैसे मैंने अपने वालिद से सुना है कि चेंज करना है, फिर वो झंडा उठ के चला गया 12 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पर बस ये है कि वो एक बॉर्डर ये था, इलाका था, पुलिस की छावनी, आर्मी का छावनी, और बस वही मिलिट्री ऑपरेशन था ज़्यादा वहाँ पर। एक्टिविटीज़ और कुछ थी नहीं वहाँ पर, इसलिए कोई वहाँ हेवी इंडस्ट्री नहीं आ सका। 72 तक वहाँ जंग का डर रहता था कि पाकिस्तान से जंग होगा तो छोड़ के जाना होगा। ये भी एक फैक्ट था। बॉर्डर इलाकों में लोग हेवी इंडस्ट्री, अच्छी चीज डेवलप नहीं करते हैं, क्योंकि जब किस टाइम जंग छिड़ जाए और वहाँ पे लोग फिर वो तबाह हो जाते होता है। तो इसके लिए वो रायगंज का सबसे बड़ा दोष ये है कि वो बॉर्डर इलाका है, इसलिए। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार ने भी तरक्याती कामों का फुकदान बताते हुए इस हलके को नजरअंदाज करने का हुकूमत पर इल्जाम लगाया है। मरकज के साथ ममता बनर्जी के नाखुशगवार ताल्लुकात के बायस रियासती हुकूमत ने मरकजी फंड का भी इस्तेमाल इस इलाके की तरक्की के लिए नहीं किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जोगाजोग, रेल व्यवस्था है। अभी आज़ादी के 70 साल के बाद यहाँ से अच्छा वाला कोई ट्रेन कनेक्शन नहीं है। दिनों में एक ही ट्रेन जाते हैं जो बॉर्डर से जाते हैं, राधिकापुर एक्सप्रेस कोलकाता कनेक्टिंग। अभी इन लोगों का कोई सालों से मांग है कुछ दिन वाले ट्रेन या हेडक्वार्टर रायगंज से हो, ऐसा कुछ ट्रेन ज़्यादा और हो। और दूसरा विषय है, यहाँ कोई सालों से यहाँ का जो जनता, इनको सपना दिखाया गया था एम्स यहाँ पर होने वाले हैं। कोई सालों से इसको सपना दिखाया है, यहाँ से एमपी रहा, कांग्रेस के है, मंत्री रहा, वरिष्ठ मंत्री संसद के, और उसके बाद उसके पुतनी यहाँ से जीते हैं। कोई बार यहाँ से सीपीएम का सांसद रहा। किसी ने ये मुद्दा को आगे बढ़ने नहीं दिया। रायगंज लोकसभा हलके का एक अहम मसला रेल कनेक्टिविटी भी है। कोलकाता समेत मुल्क के तमाम बड़े शहरों तक पहुंचने के लिए यहाँ के लोगों को परेशानियों का सामना है। कोलकाता से भी सिर्फ एक ही ट्रेन आती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में नाराजगी भी है। और खुद सियासी लीडरान ने भी एतराफ़ किया है कि रायगंज लोकसभा हलके में जो रेल कनेक्टिविटी है वो काफ़ी कमज़ोर है, उसे मजबूत बनाने की ज़रूरत है। लेकिन अब तक हैरत की बात तो यह है कि अब तक इस अहम मसले पर जो है वो ध्यान नहीं दिया गया, और लोग जहाँ मुख्तलिफ मसाइल को सामने रख रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं इस रेल कनेक्टिविटी को लेकर भी लोग बातें कर रहे हैं। और लोगों का मुतालबा है कि रेल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े शहर है, ख़ासकर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जो नज़दीकी शहर है, वहाँ तक पहुँचने के लिए रेल जो है वो काफ़ी तादाद में यहाँ से चलाई जाए, क्योंकि यहाँ मज़दूरों का एक बड़ा तबका जो है वो यहाँ मक़ीम है। और यहाँ से लोग दूसरी रियासतों में मज़दूरी के लिए जाते हैं, जिनके लिए रेल के ज़रिए दूसरी शहरों तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। आइए कुछ लोगों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ से रेल कनेक्टिविटी कैसा है? नहीं मिल रहा है। रायगंज में रेल का मसला है, यहाँ पे से ज़्यादा ट्रेनें नहीं चलती, क्या है? यहाँ पर तो ट्रेन ज़्यादा तक कोलकाता जाने वाला एक ही ट्रेन है। अगर 2 हो तो अच्छा होगा। यहाँ के यात्री को
यात्री को सुविधा होगा। सिर्फ कुंटा रायगंज में क्या ट्रेन की वजह से परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी होता है यहाँ पर। आदमी सब यहाँ पर आता है, सारे जो इलाज के लिए कलकत्ता जाते हैं आदमी सब, उन लोग को यहाँ से बहुत परेशानी होती है। कलकत्ता जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है, एक ही तो ट्रेन मिलता है और यहाँ से जाने के लिए बिहार जाना पड़ता है और बिहार से पकड़ना पड़ता है ट्रेन। लेकिन बंगाल टू बंगाल जो समस्या है वो बहुत दिन से चल रहा है और हम लोग का ये गुजारिश है आप लोग से कि किसी तरह अगर मिल जाएगा एक ट्रेन और बंगाल टू बंगाल का जाने के लिए कोई हल और मसला मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई ये बंगाल का ये इलाका है, लेकिन अब बंगाल के अगर शहर राजधानी कोलकाता अगर जाना पड़े तो बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है, हम लोग को यहाँ से बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है। और गाड़ी से जाते हैं तो इतना तो होता ही नहीं है, गाड़ी भी मिलता नहीं है, बहुत किराया भी ज़्यादा है। और बंगाल जो जाना है वो ट्रेन का लाइन का वही है ही नहीं। दूसरे शहरों का क्या है, खासकर अगर दिल्ली मुंबई दूसरे शहरों की बात करें तो वहाँ के लिए ट्रेनें हैं? वहाँ तो बहुत चलता है, इलेक्ट्रिक ट्रेन भी चलता है और बहुत अच्छा रहता है। तो क्या यहाँ से किशनगंज जाना पड़ता है या फिर सिलीगुड़ी? किशनगंज जाना पड़ता है या बारसो जाना पड़ता है। दिल्ली के ट्रेन पकड़ने के लिए यहाँ से नहीं मिलता है हम लोग का। तो क्या अभी इलेक्शन सामने है, क्या बोलेंगे आप लोगों का मुताबिक डिमांड क्या है? तो डिमांड ऐसी है एक तो ट्रेन अगर होता है दिल्ली जाने के लिए और बाहर जाने के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो हम लोग के यहाँ तो चलने फिरने का बहुत तकलीफ होता है। और ट्रेन होना चाहिए ताकि मतलब रुकना नहीं पड़े ज़्यादा देर मतलब ऐसे में, इसलिए और ट्रेन होना चाहिए मतलब टाइम टू टाइम ऐसे मतलब मिले। रायगंज में एक ही ट्रेन है, वो कलकत्ता शाम को आते हैं, सुबह चितपुर पहुँचते हैं। और बाकी बात सारा दिन में कटिहार वाला 2 ट्रेन है, एक जाने के लिए एक आने के लिए, उतना सुविधा नहीं है। हाँ हर तो परेशानी होती है। ज़्यादा ट्रेन होगा तो अवेलेबल ट्रेन होगा तो आदमी सब का सुविधा होगा, जगह जगह जा पाएंगे। नहीं तो सुबह एक ट्रेन चला गया, अब शाम को एक ट्रेन है। रायगंज की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती पर मुबनी है। ज़राअत यहाँ के लोगों की खास जरिया माश है। लोगों की एक बड़ी आबादी खेती बाड़ी से जुड़ी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के किसानों से कि वो किस हाल में है। यहाँ की ज़मीन, रायगंज की ज़मीन खेती के लिए ख़ास मानी जाती है। क्या कहते हैं किसान यहाँ के और क्या कुछ उन्हें मिल पाता है इस खास जो रायगंज जो है, जो ख़ास तौर पर चावल और गेहूँ के लिए मशहूर है, तो किस हाल में है यहाँ के किसान, आइए खुद सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। कब से खेती बाड़ी कर रहे हैं आप? हम तो करीब 20 साल से कर रहा हूँ, 20 साल से खेती कर रहा हूँ। क्या हाल है, मतलब रायगंज में क्या खेती एक बड़ा जरिया माश है, मतलब उसी पर मुनहसर करते हैं, डिपेंड करते हैं आप लोग? हाँ हम तो उसी के लिए डिपेंड करता हूँ, लेकिन खेती जो होता है खेती अच्छा नहीं होता है। गेहूँ बुनता गेहूँ सही से नहीं होता है, मर जाता है। पहले गेहूँ बुना था तो 5 कुंटल करके 4.5 कुंटल का गेहूँ होता, अभी गेहूँ होता है 2 कुंटल 2.5 कुंटल, खूब जो होता है तो 3 कुंटल होता है। अभी गेहूँ का फलन नहीं है। चावल के लिए भी खास मशहूर है रायगंज? हाँ चावल तो खास मशहूर है, धान उन सब होता है। क्या खासकर जब फ्लड आता है तो उसमें क्या बहुत ज़्यादा परेशानी होती है किसानों को? किसानों को परेशानी होती है। हम सार उर दे के धान लगाता हूँ, लेकिन धान वो जब पोका से धोसा लगता है, धोसा से बहुत धान उन मरता है। धान पूरा हम लोग खड़ता हूँ लेकिन होता है नहीं सही से। 10 साल पहले 20 मन करके ज़मीन में आता था बीघा, अभी 10 से 12 मन होता है। खूब से होता है तो 13-14 मन होता है, धोसा लगता है, पोका लगता है, सब धान मर जाता है। तो सरकार ने तो बहुत सारी योजनाओं का ऐलान किया है किसानों के लिए खासकर। ऐलान तो किया है, हम तो कि सब लेके आया था सरकार से, वो लोग आया है देखा है, हम लोग को 20 बताया, हम 20 मारा हूँ। एक बार फिर इस बार धान काटेंगे, अब फलन होगा नहीं तब देखेंगे, तब बोलेंगे। हम चोपड़ा गांव में रहता है, उसके बाद खेती बाड़ी करता है, बस यही गेहूँ धान यही लगाते हैं, उत्पादन होता है, ये भी खेती है, खाता है हम लोग। रायगंज में खेती ज़्यादा होती है? टाउन में शहर में तो नहीं होता है, ग्राम में होता है बस। क्या हालत है आप लोगों का? हम लोग तो बहुत अच्छे है, खेती करते खाता है तो अच्छा है। खेती का क्या हालत है? खेती किसानों को क्या मिलता है, किसान कितना आगे बढ़ पाए? किसान जब फ्लड होता है तो किसान तो घाटा होता है। अभी इधर घाटा नहीं हुआ, इधर खेती अच्छा हुआ। बहुत खराब है यहाँ, हालत खराब,
देखिए यहाँ से वहाँ तक पानी आता है, वहाँ तक नीचे वाला ये मकई है ना, यहाँ तक इतना पानी, यहाँ इतना पानी रहता है। यहाँ से 60 मीटर है, एकदम नापा हुआ हम लोग का। कई दफ़े नापे, कई दफ़े माटी चेक किया, कुछ भी नहीं हुआ अब तक। यही तो डिलीवरी केस आता है जाता है, बहुत मुश्किल। एक डिलीवरी आया, उधर से आपस घूमते घूमते यहाँ जब हॉस्पिटल पहुँचा वो उसका दम निकल गया। ऐसे हालत है हम लोग का यहाँ। अभी तो इलेक्शन फिर सामने है, क्या करेंगे आप लोग? तो अभी सामने है, तो अभी तो बोल रहा है सामने इलेक्शन आ गया, या अभी क्या करेंगे, बाद में होगा। ऐसे ही करते करते बस कितना दफे गया, कितना मंत्री आया, कितना गया। हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम लोग ब्रिज चाहते हैं। जब ब्रिज हो जाता है, इधर उधर मोटरसाइकिल में इतना पानी में गिर जाता है, और क्या करेंगे हम लोग। बांस का ब्रिज होता है, इतना मुश्किल है। और देखो आइसक्रीम का गाड़ी नहीं पार कर सकते, इतना मुश्किल है। और क्या करेंगे हम लोग। माटी को आप फोटो करके के बार कम से कम 50 बार फोटो। बोलिए, हम लोग चाहते हैं नूना का ब्रिज चाहते हैं, कुछ भी नहीं चाहते यार। हमारी यही बात है, जितने पब्लिक है समूचा पब्लिक नूना का ब्रिज चाहते है। जाएगा ये ऐसे करके आज कम से कम 15-20 साल से ऐसे करता है। सीपीएम भी करता है, कांग्रेस भी करता है, और फिर ममता बनर्जी आ गया, फिर वो भी वही भाषण देता है। इस इलाके में सैलाब की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ नदी के साथ पुल न होने की वजह से भी लोगों को जाने गंवानी पड़ती हैं। वहीं मौजूदा एमपी व लेफ्ट उम्मीदवार मोहम्मद सलीम ने तरक्याती काम नहीं किए जाने के लिए मरकज व रियासती हुकूमत दोनों को जिम्मेदार बताया है। उनके मुताबिक उन्हें काम करने नहीं दिया गया। मैं पहली बात तो यहाँ पे कोई वादा पिछले और किया नहीं था, लेकिन सबसे कांग्रेस जो है वो 3 चुनाव पार कही थी कि रायगंज में एम्स ले आएंगे। अब वो खामोश है इस बारे में, जबकि बीजेपी की हुकूमत आने के साथ साथ तृणमूल के कहने पर वो कहे कि हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम कल्याणी में करेंगे। तो ये है बीजेपी और तृणमूल का साठगांठ। जब सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि नहीं, तो हम जब उन्हें पूछे तो उनका ऐसे रवैया था जैसे ना खाता ना भाई, जो ममता कहे सो सही। रायगंज लोकसभा हलके में हिंदू और मुस्लिम आबादी की शरह में 1% का फर्क है। मुस्लिम आबादी यहाँ 51% है, जबकि हिंदू आबादी 49% है। बीजेपी को उम्मीद है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस, बाया महाज और तृणमूल कांग्रेस के दरमियान तकसीम होगा और इसको इसका फायदा मिलेगा। किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 30% वोट का हासिल करना यहाँ काफी है। 2014 में मोहम्मद सलीम ने 29% वोट हासिल किए थे। कांग्रेस की दीपा दास मुंशी ने 28.5% वोट हासिल किए थे। बीजेपी ने 17.39% वोट हासिल किए, जबकि तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ने 18.32% वोट हासिल किए। तृणमूल कांग्रेस ने इस्लामपुर असेंबली हलके से मेंबर असेंबली कन्हैया लाल अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने दीपा दास मुंशी पर दांव खेला है, जो यहाँ के 2009 से 2014 के दरमियान मेंबर पार्लियामेंट थी। देखा जाए तो दीपा दास मुंशी की यहाँ अवामी पकड़ है, जबकि तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया लाल अग्रवाल के पास पार्टी का तंजीमी ढांचा है। मगरी बंगाल के रायगंज लोकसभा हलका वो वाहिद लोकसभा हलका है जहां उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा हासिल है। यहां उर्दू बोलने वालों की एक बड़ी तादाद है, लेकिन उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा हासिल होने के बावजूद उर्दू जरिए तालीम यहां के लोगों के लिए किस्सा पारीना बनता जा रहा है। सितंबर 2018 में दारवेट हाई स्कूल में उर्दू और संस्कृत के टीचरों की बहाली के खिलाफ यहाँ एहतजाज हुआ, जिसमें 2 साबिक तालिब इल्मों की मौत हो गई, जो यहाँ इस हलके का अहम मुद्दा बन गया है। यहाँ के तलबा साइंस के टीचर की तकर्रुरी चाहते थे, मगर हुकूमत ने उर्दू और संस्कृत के टीचर को भेज दिया था। दिलचस्प बात यह है कि एहतजाज उर्दू और संस्कृत दोनों टीचरों के खिलाफ था, मगर बीजेपी सिर्फ उर्दू टीचरों की तकर्रुरी पर फोकस कर रही है। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने रायगंज में रैली से खिताब करते हुए इल्जाम लगाया था कि हुकूमत यहाँ स्कूलों में उर्दू को थोप रही है।
जिससे यहाँ के लोगों में बेचैनी है, जबकि इस्लामपुर सब डिवीजन में उर्दू बोलने वालों की अच्छी खासी तादाद रही है। रायगंज उत्तर दिनाजपुर के रायगंज एक जो थाना है, और पूछा जाता है हर एतबार से बहुत पीछे है। बिलखुसूस हमारा जो उर्दू माहौल है, हिंदी माहौल है, तालीमी माहौल है, इस एतबार में बहुत ही पीछे हैं ये लोग। अभी डॉक्टर साहब से बता रहे थे कि हमारे यहाँ उर्दू माहौल, किसी अब उर्दू बोलते हिंदी बोलते तो कुछ सुनने वाला भी नहीं होता। ये बोलने का तो ये सोचता शायद क्या बोला नहीं बोल रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि हम तमाम लोग आने के बाद उर्दू पे हिंदी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिए। क्या है? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, पिछड़ा हाल बहुत जी। उर्दू जानते हुए बोल नहीं पाते हैं लोग, ठीक है, डर लगता है उर्दू बोलने में लोग को। रायगंज में तो कोई उर्दू बोलने वाला नहीं है। देहात जो भाडल इलाका है वहाँ उर्दू को तालीम भी होती है। बताइए रायगंज आज कहाँ है आप? रायगंज है तो अच्छा जगह पर, लेकिन हम मुस्लिमों के लिए तो एकदम नर्क से खराब है, समझे ना। और हमारे यहाँ के बच्चे तालीम जो हासिल करेंगे, इन लोग को सबसे ज़्यादा परेशानी इलाका में हर जगह यहाँ कोई दोनों तरफ नदी है। इन नदी में आज तक कोई ब्रिज की वजह से छोटे छोटे बच्चे तालीम हासिल नहीं करते। जो घास काटना, गोरू चराना, बकरी चराना, यही सब काम करना पड़ता है। वो लोग माने शिक्षा से दूर है। उर्दू ज़बान यहाँ बहुत पीछे रह गई है। हुकूमत भी उर्दू ज़बान के ताल्लुक से कुछ नहीं कर रही है। उसके अलावा यह इलाका उर्दू में और इस्लामी तालीम में बहुत पीछे है। उर्दू मीडियम स्कूल खत्म हो गए। लोगों के मुताबिक बायां महाज ने अगर नाइंसाफी की है तो तृणमूल कांग्रेस ने भी उर्दू के साथ सौतेला सलूक किया है। साथ ही रायगंज बंगाल के इन इलाकों में से एक है जहां आरएसएस काफी अरसे से मेहनत कर रही है। लोकसभा इलेक्शन सामने है और मुल्क का हर लोकसभा हल्का एक नई तस्वीर और मसाइल के साथ नजर आता है। हमारे चैनल की भी एक कोशिश है कि हम अपने नाजरीन तक मुल्क के मुख्तलिफ लोकसभा हल्कों के मसाइल और उनके हालात को पेश कर सके। आज हमने बंगाल के रायगंज लोकसभा हल्के के तफसीली हालात पेश किया, तफसीली जायजा लिया। एक नए लोकसभा हल्के के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए एमपी के एक्सरे की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन केवी के प्रसाद राव के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू।